बेटे कहते हैं भगवान को याद करने से आप किसी भी भगवान को मानते हो बेटे, नहीं भी मानते हो तो माता पिता को याद कीजिए और फिर कोई अच्छा काम कीजिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि बेटे वो काम जल्दी पूरा हो जाता है। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बता दूं कि जो हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि आज से एक दो लेक्चर्स पहले कि हम अब हेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और हेजिंग टूल्स दो थे बेटे, ब्रॉड कैटेगरीज दो थी मेरे बेटे। एक थी बेटे इंटरनल हेजिंग टूल्स, इंटरनल हेजिंग टूल्स, और बेटे दूसरी थी एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। तो बेटे दो थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने कहा था एक्सटर्नल का नाम डेरिवेटिव्स भी हम कह सकते हैं। और बेटे हमने 5 तरह के डेरिवेटिव्स को करना है। जैसे पहला टूल है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसी का बड़ा भाई है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसी की बहन है, बड़ी बहन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बेटे ये 3 टूल्स तो आपस में मिलते जुलते हैं। तो बेटे फोर्थ टूल है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट है बेटे मनी मार्केट हेजिंग और मनी मार्केट ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। बेटे 5 टूल्स हैं, 5 हैं जो हमें एक्सटर्नल हेजिंग में सीखने हैं। बेटे पांचों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक से बढ़कर एक हम लाए हैं तो फिर अनेक। लेकिन बेटे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो चैप्टर हम कर रहे हैं, मैं इस चैप्टर में एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ये कराना है बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हम सीखेंगे। वैसे तो कुछ किया भी है हमने। और एक बेटे मनी मार्केट ऑपरेशन, ये एक टूल मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में बताना है। तो बेटे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें एक्सटर्नल हेजिंग में मैं 2 ही टूल्स बताऊंगा, बाकी 3 टूल्स इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटे डेरिवेटिव्स का, उसमें बताऊंगा। तो बेटे मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको मनी मार्केट हेजिंग के बारे में बताऊंगा, या मनी मार्केट ऑपरेशंस कैसे करते हैं, हाउ वी कैन हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट। तो बेटे आज की लेक्चर नंबर 12 मान लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। तो आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आपका ध्यान एक छोटी सी बात की तरफ लेके जाना चाहता हूं। बेटे मनी मार्केट हेजिंग हम जो कर रहे हैं उसका नाम है मनी मार्केट हेजिंग। हेजिंग के स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, एक बच्चे ने तो मुंह ही बना लिया कि इस मास्टर ने स्पेलिंग ही गलत लिखे। कोई नहीं बेटे, गलती किससे नहीं होती बेटे, गलती किससे नहीं होती बेटे, गलती दोबारा से रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगली बार नई तरह की गलती करनी चाहिए बेटे, पुरानी वाली गलती नहीं करनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलती हो तो भी तो सीखेंगे बेटे। आप ये बताओ गलती नहीं होगी तो हम सीख कैसे लेंगे। गलती होनी चाहिए, लेकिन बेटे अगली बार नई तरह की गलती होनी चाहिए, तभी इंसान को सीखने को मिलता है बेटे। मैंने कहा मनी मार्केट हेजिंग का नाम है मनी मार्केट हेजिंग, छोटा नाम है बेटे आपका, जैसे घर का नाम है रामू, शामू, छोटू। आपका घर का नाम है बेटे मुझे पता है, छोटू, टिंकू। बेटे ऐसे ही मनी मार्केट हेजिंग, मनी मार्केट ऑपरेशन का नाम है छोटा, एम एम एच। और बेटे मनी मार्केट ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए बेटे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां ध्यान से देखें, एक का नाम है मनी, दूसरी का नाम है मार्केट। हम मनी मार्केट का इस्तेमाल करेंगे अपने रिस्क को कवर करने के लिए, अपने रिस्क की हेजिंग करने के लिए। हम मनी मार्केट बेटे जैसे सब्जी मार्केट, जैसे बेटे गोल्ड मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, बेटे ऐसे ही एक ऐसी मार्केट है जहां पर पैसा बिकता है, पैसे को खरीदा, क्या पैसे को खरीदा बेचा जाता है, उसकी बोरोइंग्स की जाती है, उसी की इन्वेस्टमेंट कहीं कर देते हैं। तो बेटे मैंने आज आपको रेडी वाले पैसे दिखाने हैं, यहाँ पर 500 500 की गड्डियां पड़ी हैं,
तो यहाँ से कहीं से बोरो करेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो बेटे मैं आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल बताने जा रहा हूँ, और बेटे उस टूल का नाम है मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग, मनी मार्केट हेजिंग, MMH, मनी मार्केट हेजिंग, मनी मार्केट हेजिंग। तो बेटे मैं आपसे एक कहानी सुनूंगा, मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप मुझे एक चीज बताइए ईमानदारी से, कि अगर आप इंपोर्टर हैं और आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन इंपोर्टर हैं, ठीक है जी, इसका मतलब आपने एक सामान, एक मशीनरी यूएसए से खरीदी हुई है बेटे। सपोज करते हैं आपने एक मशीनरी परचेज किया है, कहां से बेटे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिसकी पेमेंट आपको 3 महीने के बाद करनी है। मैं वैसे ही बेटे केस स्टडी समझा रहा हूँ, पीपीटी लिखवाऊंगा, बताऊंगा। अभी आप मेरे मन के भावों को आने दीजिए और मेरे को जो बोलना है बोलने दीजिए। एक बार ध्यान से सुनेंगे, कमर सीधी करके बैठिए भाई साहब। मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई और बहनों, जो कमर सीधी करके बैठेगा लाइफ में सक्सेस अचीव करेगा। बेटे सिकंदर क्या करता था, किसी भी देश में जब उसको लड़ाई करनी होती थी तो अपने अपने जासूस भेजता था उस देश में पहले, और उस देश में जासूस क्या करते थे, वहां के लोगों का रहन सहन देखते थे, उनके बैठने का ढंग देख लेते थे क्या है, और जहां पे लोग झुक के बैठते थे बेटे वहां पर सिकंदर कम सेना लेकर भी जीत जाता था। और जहां पे लोग बिल्कुल सीधा होकर बैठते थे, मेहनती होते थे, बातें नहीं करते थे, काम करते थे, बेटे वहां पे उसको सेना ज्यादा लेके जानी पड़ती थी। तो कहते हैं बेटे इंसान के बोलने से, इंसान के बैठने से भी काफी हद तक उसकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक इंडियन इंपोर्टर है, उसको 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है। मान लेते हैं $1,02,000 देने हैं। किसको देने हैं? इंपोर्टर को देने हैं, इंडियन इंपोर्टर को देने हैं। किसको देगा? यूएसए वाली किसी कंपनी को देगा, क्योंकि उसी से उसने खरीदा है। इसको बोल देते हैं काउंटर पार्टी। जिसको देने हैं हम कहते हैं लेट इट बी काउंटर पार्टी। अब मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी से बताएं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इंपोर्टर को आज नहीं देने, 3 महीने के बाद देने। सपोज करते हैं आज $1 ₹60 का है, तो ये एक इंडियन इंपोर्टर के पास 2-3 रास्ते हैं। या तो ये अपने इस किसी की हेजिंग ही ना करे, नो हेजिंग, हेजिंग करे ही ना। मतलब हेजिंग का मतलब है 3 महीने जब बीतेंगे तो वो $1,02,000 खरीद लेगा। उस दिन जो भी रेट होगा उसी रेट पे आदान प्रदान हो जाएगा। मान लेते हैं उस दिन वो रेट रहा $70 का, तो बेटे वो $70 के हिसाब से $1,02,000 खरीद लेगा और पेमेंट कर देगा। बट बेटे अगर इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर भूपेश आनंद से पढ़ा हुआ है, इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर अगर भूपेश आनंद से पढ़ के गया हुआ है, तो बेटे वो फाइनेंस मैनेजर एक समझदारी करेगा। वो हेजिंग करने के लिए उसको भूपेश आनंद ने कहा कि भाई 2 तरह के टूल्स होते हैं। एक टूल का मान लेते हैं, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन मैं कह रहा हूं 2 होते हैं, क्योंकि मुझे 2 ही कराने हैं फॉरेन एक्सचेंज। एक टूल का नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक टूल का नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वायदा, जो हमने अभी अभी किया। वो क्या कर सकता है उस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर, HDFC से, ICICI से, लक्ष्मी सी, कहीं से भी, SBI से एक वायदा ले सकता है कि मैं आपसे $1,02,000 इस दिन आकर खरीदूंगा। और बेटा जो रेट फिक्स हो जाएगा वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा तरीका और भी है बेटे, मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू, जो मैंने को अभी बताना है, मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू बेटे वो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कवर कर सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटे, मैं आपसे कह रहा हूं इंडियन इंपोर्टर के पास 2 रास्ते हैं अपना रिस्क कवर करने के लिए।
या एक्सपोर्टर, कुछ भी, जो भी जिसको भी फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर है बेटे, उसको रिस्क कवर करने के लिए 5 रास्ते हैं। मैं अभी 2 ही करा रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज में। एक रास्ते का नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे का नाम है मनी मार्केट हेजिंग। बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही सिंपल सा है। आपने क्या किया, आप गए किसी बैंक के पास, ऑथोराइज डीलर के पास या मनी चेंजर के पास। बैंक, ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर, आप इंपोर्टर है, और बेटे आपने एग्रीमेंट कर लिया इसमें से किसी भी एक व्यक्ति के साथ, और एग्रीमेंट करके स्टैम्प पेपर में लिखवा लिया। स्टैम्प पेपर में आ जाएगा, स्टैम्प पेपर में टू whom soever it may concern। बेटे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धाराएं लगेंगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धाराएं लगेंगी। टू whom soever it may concern, टू whom soever it may concern, that we party 1 is this, party 2 is this, they agree that party 1 will buy or will sell foreign currency to party 2 at the rate of this on this, ये फिक्स हो गया। तो बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही आसान है, लेकिन बेटे मेरे को अभी फॉरवर्ड के साथ साथ ये बताना है कि मनी मार्केट हेजिंग, मनी मार्केट हेजिंग एमएमएच में एक व्यक्ति, एक इंडियन कंपनी है, जो भी कंपनी जिसको अपना रिस्क कवर करना है, हेजर, एक होता है बेटा हेजर, एक होता है बेटा हेजी, हद कर दी, हेजर हेजी, जो अपना रिस्क कवर करना चाहता है, हम कहेंगे उसका नाम है हेजर। और हेजी कौन होता है बेटा, हेजी कौन होता है, जो दूसरे को आश्वासन देता है कि मैं तुमसे ये सामान इतने रेट में खरीद लूंगा। अब वो सामान तो कोई भी हो सकता है ना बेटे, तो जो रिस्क कवर करता है दूसरे का, उसको हेजी बोलते हैं, जो कवर कराना चाहता है उसको हेजर बोलते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है बेटे हेजिंग। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है पता नहीं ये क्या हेजर, हेजी, हेजिंग। हाँ बेटे, मैंने कहा मुझे आपको मनी मार्केट हेजिंग के बारे में बताना है कि मनी मार्केट हेजिंग होती क्या है। मैं उसको समझाने के लिए बेटे एक छोटा सा पहले वीडियो दिखाऊंगा। एक छोटी सी बेटी अपने पापा को क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनना, और फिर पापा रिटर्न में क्या कह रहे हैं। बेटे पापा जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनी मार्केट हेजिंग की बातें कर रहे हैं। पापा पापा ही पापा, पापा ही पापा। आइए 1 मिनट के लिए देखें, उस वीडियो को देखें। ध्यान से सुनना बेटे, शुरू हो गया वीडियो। एक छोटी बेटी क्या कह रही है अपने पापा को, आप गर्मियों की छुट्टियों में राजमाता से मिलने जाते हैं, वैसे ही आज कल आप राजमाता से मिलने जाते हैं। नहीं बेटा, आप रॉकेट में जाओगे। आप बड़ी हो जाओगे, आपने ध्यान से पता नहीं सुना या नहीं सुना, उसके पापा ने एक बात बोली कि बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब तक पापा बहुत सारा पैसा जमा कर लेंगे। इसका मतलब ये जो पापा हैं, इनको अपनी बेटी की एजुकेशन में या बेटी की शादी में
मैरिज में या बेटी के ड्रीम्स को पूरा करने में। मान लेते हैं बेटी अभी 2 साल की है और बेटी जब 25 साल की हो जाएगी तो ये सारी बातें इस पापा ने पूरी करनी है अपनी बेटी के लिए। अब पापा के पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन पापा को ये पता है कि आने वाले 25 साल के बाद पापा के पास पैसे होने चाहिए। इसका मतलब पापा को खर्च करने हैं। तो मैंने कहा जी पापा की नेगेटिव पोजीशन होगी, अभी नहीं, अभी नहीं, 25 साल के बाद। तो पापा को क्या करना चाहिए? पापा को क्या करना चाहिए आज? पापा को आज अपनी पॉजिटिव पोजीशन को बनाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि वो पॉजिटिव पोजीशन धीरे 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 बनते 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 इतनी बड़ी पोजीशन बन जाए कि वो नेगेटिव पोजीशन को आराम से मीट कर पाए। बेटे कहीं ना कहीं पापा ने अपनी बेटी को मनी मार्केट हेजिंग की बातें कर दी। तो बेटे वही बातें मुझे आज आपके सामने रखनी है। मैं आपसे एक बार दोबारा से एग्जांपल दूंगा और ये कहूंगा कि एक व्यक्ति, मान लेते हैं बेटे एक कंपनी है, इंडियन कंपनी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इंपोर्टर का बेटे, क्योंकि एक्सपोर्टर अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इंपोर्टर समझ लीजिए, आपको जल्दी बात समझ आएगी और कोई कारण नहीं है। बेटे इस कंपनी, इस इंडियन कंपनी के इंपोर्टर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक मशीनरी बोरो की, एक मशीनरी खरीदी और वो मशीनरी थी $1,02,000 की, मान रहे हैं। और इस कंपनी, इस इंपोर्टर को 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है। तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और या मनी मार्केट हेजिंग कर सकता है। मैं अभी आपको मनी मार्केट हेजिंग की बातें बताऊंगा। मान लेते हैं T0 में $1 का रेट 60 रुपए है और 3 महीने के बाद $1 का रेट 70 रुपए हो जाएगा, ऐसा उसको अनुमान है। जैसे क्लाइमेट वाले कहते हैं, मौसम वाले, हमें अनुमान है कि विशाखापट्टनम में हुदहुद 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 करके एक तूफान आने वाला है, या हमें अनुमान है कि आज बारिश होगी। तो बेटे ये तो अनुमान ही लगाया जा सकते हैं ना, एक्चुअली में हो या ना हो तो उसी दिन पता चलेगा। तो इसने अनुमान लगाया है कि इस दिन 70 रुपए का रेट होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मनी मार्केट हेजिंग में हम किस तरह से काम करते हैं। बेटे आप बताएं, इस कंपनी की 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद देनदारी है, देनदारी है, हाँ। क्यों? क्योंकि मशीन खरीदी है, मशीन खरीदी है तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी बेटे $1,02,000। या मैं यूं कहूं नेगेटिव पोजीशन है, मैं इसको नेगेटिव पोजीशन भी कह सकता हूं, क्योंकि $1,02,000 देने हैं, $1,02,000 देने हैं। तो बेटे मैं इसको नेगेटिव पोजीशन भी कह सकता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरी 3 महीने के बाद नेगेटिव पोजीशन है, मेरी 3 महीने के बाद नेगेटिव पोजीशन है, इसलिए मैं क्या करूंगा, आज आज इसको इसकी ऑपोजिट पोजीशन ले लूंगा और मैं लूंगा पॉजिटिव पोजीशन। ध्यान से बेटा, मैंने कहा मनी मार्केट हेजिंग में मैं किसी से, बाहर वाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जो भी कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मनी मार्केट के थ्रू कर रहा हूं। कहीं से बोरो करूंगा, कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा, पैसे को घुमाऊंगा और ऑटोमेटिकली अपनी हेजिंग कर दूंगा। सुनना 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 सुनना, बोलना मत। आपको मालूम है कि आपने किसी से शर्त लगाई इंडिया जीतेगी पाकिस्तान से 5 लाख रुपए, अब आपको लग रहा है कि इंडिया हार जाएगी, तो आप बताइए कौन सी शर्त लगाएंगे जिससे कि आपका रिस्क कवर हो जाए। आपने पहले शर्त लगाई थी इंडिया विल विन 5 लाख, तो बेटे उस रिस्क को कवर करने के लिए अब आपको दूसरी शर्त में ध्यान रखना पड़ेगा। आप दूसरी शर्त पता कौन सी लगाएंगे? इंडिया विल लूज, इंडिया विल लूज। इसका मतलब एक शर्त में मैंने लगाया इंडिया जीतेगी 5 लाख, दूसरी शर्त में लगाया इंडिया हारेगी 5 लाख। बेटे मेरी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा और जिंदगी के मजे भरपूर लूंगा। कैसे बेटा? या तो जीतेगी और या हारेगी। बेटे अगर जीतेगी तो मुझे 5 लाख रुपए वहां से मिल जाएंगे,
और मैं इसको 5 लाख दे दूंगा हारने वाली शर्त से, और अगर हारेगी तो मैं 5 लाख जहां से लेके वहां दे दूंगा। तो बेटा रिस्क कभी भी कवर करना हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप हमेशा ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं बेटे, यू ऑलवेज टेक ऑपोजिट पोजीशन, आप हमेशा ऑपोजिट पोजीशन लेंगे इफ यू want if you want to cover the risk। बेटे आपने कभी देखा है नेवला, नेवला और सांप, बेटे नेवला और सांप का नेचर कभी नोट किया आपने? बेटे दोनों की ऑपोजिट पोजीशन होती है। अगर मान लेते हैं आपके गांव में आपके घर के आसपास सांप बहुत है, तो बेटे क्या करना चाहिए, नेवले पाल लेने चाहिए, क्योंकि रात को नेवले और सांप के बीच में लड़ाई होगी और कौन मरेगा, सांप। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि रिस्क कवर करने के लिए हमें ऑपोजिट पोजीशन लेनी है, ऑपोजिट पोजीशन लेनी है। आप बताइए जी, जिन लोगों को मीठा हो जाता है, अब शुगर हो जाती है उनके ब्लड के अंदर, खून के अंदर ब्लड शुगर हो जाती है, जिन लोगों के अंदर ब्लड के अंदर शुगर हो जाती है, मान लेते हैं रामलाल को शुगर है और रामलाल ने अभी अभी रहा नहीं गया, उसने अभी अभी सिल्क सिल्क हाँ सिल्क चॉकलेट खाई, तो उसके खून के अंदर मीठे की मात्रा और बढ़ गई। अब आप बताइए क्या खाए कि उसकी मीठे की मात्रा जो बढ़ चुकी है उसका नेगेटिव इंपैक्ट होना शुरू हो जाए और वो खत्म हो जाए। बेटे उसको मीठे से ऑपोजिट खाना पड़ेगा, उसको मीठे से ऑपोजिट खाना पड़ेगा, मतलब नीम के पत्ते खा ले, करेला खा ले, बेटे कुछ भी खा ले, नीम के पत्ते खा ले, करेला खा ले। क्यों? क्योंकि बेटे इसका जो इफेक्ट है कड़वा है। अब जब कड़वा अंदर जाएगा मीठे के अंदर और ब्लड के अंदर, दोनों आपस में कुश्ती करेंगे तो दोनों धाराशायी हो जाएंगे, ना मीठे का असर रहेगा ना कड़वे का असर रहेगा, मजे भरपूर लिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप मनी मार्केट हेजिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैं दोबारा से लिखूंगा बेटे, इंडियन कंपनी है, इंपोर्टर है, दोबारा से सुनिए, इंडियन कंपनी है, इंपोर्टर है, ये बेटे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है। आपने इस कंपनी को $1,02,000 देने हैं, आज नहीं देने, 3 महीने के बाद देने हैं। इसका मतलब आपकी, आप मतलब कौन, इंडियन कंपनी की, आप कौन, इंडियन कंपनी की नेगेटिव पोजीशन है। तो ये इंडियन कंपनी क्या करेगी मनी मार्केट हेजिंग से के प्रोसेस में, सबसे पहला काम ये कंपनी क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेक करेगी कि इसकी पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेटे इंपोर्टर्स की पोजीशन हमेशा नेगेटिव होती है, क्यों? क्योंकि उनको देने होते हैं। और बेटे एक्सपोर्टर की पोजीशन हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों? क्योंकि उनको मिलने होते हैं। तो अभी लेकिन इंपोर्टर के लिए करिए, हम एक एक करके करेंगे, पहले इंपोर्टर करेंगे, अगले लेक्चर में एक्सपोर्टर करेंगे। मैं इस लेक्चर में भी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है जी। तो आइए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये इंपोर्टर का फाइनेंस मैनेजर अपना रिस्क कवर कैसे करेगा मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू। तो मनी मार्केट हेजिंग में ये जो पोजीशन इसकी कुछ महीनों के बाद है उसकी ऑपोजिट पोजीशन लेगा। मैंने अभी अभी बताया कि ऑपोजिट पोजीशन क्यों लेगा, इसको देने हैं, इसको देने हैं, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसकी ऑपोजिट पोजीशन आज क्रिएट करेगा T0 में। बेटे T0 में बात समझ रहे हैं, आज ही पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट करेगा। जैसे वो पापा बोल रहे थे कि मैं बेटी आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा और जब तू बड़ी होगी, जब मेरी नेगेटिव पोजीशन होगी, जब मुझे देने होंगे, तब मेरे पास ह्यूज पैसे होंगे, तो मैं आज पॉजिटिव कैसे हो सकती है? आप बताइए। पॉजिटिव बेटे इन्वेस्ट करके ही हो सकती है, इन्वेस्ट करके ही हो सकती है, मतलब मुझे किसी से लेने हो। नेगेटिव मतलब देने हो, पॉजिटिव मतलब लेने हो। लेने हो का मतलब इन्वेस्ट कर दूं अगर मैं उसी करेंसी में जिसकी देनी है, जैसे मैं कहूंगा जी डॉलर में ही इन्वेस्ट कर दूं, डॉलर में
इन्वेस्ट कर दूं, डॉलर में इन्वेस्ट कर दूं, जिससे कि आज के 3 महीने के बाद, जिससे कि आज के 3 महीने के बाद, जिससे कि आज के 3 महीने के बाद मुझको मुझको 1,02,000 डॉलर मिल जाए। मान के चलते हैं जी, डॉलर का रेट है 8% पर एनम और रुपी का रेट है 12% पर एनम। बेटे मैं मान रहा हूं, मानने में क्या है? आपने ऐसा मुंह बना लिया कि ध्यान से सुन नहीं रहे, मैं इतनी प्यार से समझा रहा हूं, पीपीटी बनाई हुई है, अभी लिख लेंगे, आराम से सुनिए। एक इंपोर्टर की नेगेटिव पोजीशन है T3 में, आज नहीं तो वो T3 की पोजीशन को खत्म करने के लिए आज कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देगा उसी करेंसी में जो उसकी देनदारी है। मैंने कहा मान लेते हैं डॉलर में देना है, तो वो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा। सवाल आता है कितने इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको देने तो 1,02,000 डॉलर है, तो वो कितने आज डॉलर इन्वेस्ट कर दे, वो कितने डॉलर आज इन्वेस्ट कर दे, वो कितने डॉलर आज इन्वेस्ट कर दे, जिससे कि आज के 3 महीने के बाद, जिससे कि आज के 3 महीने के बाद, आज के 3 महीने के बाद वो अपनी नेगेटिव पोजीशन को खत्म कर पाए। बेटे आपको मालूम है, आपने एक जमाने में सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। बेटे एक प्रिंसिपल होता है और एक बेटे इंटरेस्ट होता है और एक बेटे अमाउंट होता है, याद है कुछ? बेटे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू पी कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर टी। बेटे टी तो 1 होता है, तो 1 से गुणा करें या ना लिखें या ना लिखें एक ही बात है। लो बेटे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। बेटे पी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर। देख लीजिए, प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर। प्रिंसिपल का मतलब है कितने पैसे मैं आज जमा करूं जिससे कि मुझे भविष्य में 1,02,000 डॉलर मिल जाए और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो। बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो साल का होता है और बेटे मेरे को तो 3 महीने के बाद चाहिए, तो बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, 1,02,000 डॉलर मुझे चाहिए अपॉन 1 प्लस 0.02। बेटे ये आ गया जी 1,00,000 डॉलर, ये आ गया जी 1,00,000 डॉलर, ये आ गया जी 1,00,000 डॉलर। इसका मतलब मैं अगर 1,00,000 डॉलर आज इन्वेस्ट कर दूं, आज मतलब T0 में, कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के बाद मुझे कितने डॉलर मिल जाएंगे? 1,02,000 डॉलर मिल जाएंगे। बेटे मैं आज 1,00,000 इन्वेस्ट कर दूं, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, तो 3 महीने के बाद 2% कैसे आया पता चल गया। अगर 12 महीने का इंटरेस्ट 8% है तो 3 महीने का 2%, और सिंपल इंटरेस्ट से मैंने देख लिया, अगर 1,00,000 रुपए में आज इन्वेस्ट कर दूं 2% के ब्याज के साथ, तो मुझे 3 महीने के बाद 1,02,000 डॉलर मिलेंगे। बोलो ठीक है जी? तो बेटे मेरे को पहली बात ये समझ आई कि हमें 1,00,000 डॉलर इन्वेस्ट करने चाहिए, और मैं तो बेटे इंडिया में रहता हूँ, मैं तो बेटे इंडिया में रहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब ये चेक करूंगा कि मैं कितना इंडियन रुपीस बोरो कर लूं, क्योंकि बेटे पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि मैं कितने इंडियन रुपीस बोरो करूं जिससे मैं डॉलर 1,00,000 खरीद पाऊं और 1,00,000 डॉलर इन्वेस्ट कर दूं। तो बेटे बड़ा सिंपल है, मुश्किल है ही नहीं बेटे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हिम्मत रखिए, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं इंडियन कंपनी, यूएसए कंपनी, T0, T3 नेगेटिव पोजीशन,
पॉजिटिव पोजीशन पॉजिटिव इन्वेस्ट करके होती है। इन्वेस्ट का अमाउंट निकाल लिया, फिर मैंने अमाउंट ऑफ बोरिंग्स निकाल ली, रुपीज में कितनी करनी पड़ेगी। मान लेते हैं बेटे $1 का रेट आज 60 रुपए के बराबर है। आप बताइए जी, $1,00,000 अगर मुझे इन्वेस्ट करने हो तो आज मैं 60 लाख रुपए क्या करूंगा, बोरो करूंगा बेटे, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं बेटे बोरो करूंगा। मैंने बोरो का रेट तो बता ही दिया ना बेटे, 12% पर एनम, तो मैं 3 महीने के लिए बोरो कर रहा हूँ, तो बेटे 3% का रेट लगा, 60 लाख रुपए मैंने बोरो किए बेटे, 61,80,000 रुपए मेरे को 3 महीने के बाद पे करने। और 3 महीने के बाद और क्या होगा बेटे, 3 महीने के बाद ये जो $1,00,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, इनके मुझे $1,02,000 मिल गए, और मुझे बेटे $1,02,000 देने भी है। मैं इसके मुंह पे मारूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। इसका मतलब मेरी आउटफ्लो 61,80,000 रुपए हुई 3 महीने के बाद। अब बेटा 3 महीने के बाद मार्केट में आग लगी हो या मार्केट ठंडी पड़ चुकी हो, मुझे कुछ नहीं लेना। क्यों क्यों नहीं कुछ लेना बेटे, क्यों नहीं कुछ लेना? मैं तो कहता हूं इसलिए कुछ नहीं लेना क्योंकि मुझे किसी को कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने 61,80,000 की पेमेंट करनी है, मैं इंडिया में रहता हूँ, रुपीज में दे दिया, मैंने कोई भी कन्वर्ट करना ही नहीं है। बेटे जब हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना होता तो रिस्क होता ही नहीं, आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं। मैं 10 बार बताऊंगा, भले आप मेरे से दूर हैं, भले आप मेरे को कह नहीं पाते, लेकिन बेटे एक दिल दूसरे दिल की बात को समझता है, एक दिल दूसरे दिल की बात को पढ़ता है। मैं बताऊंगा बेटे, आप क्यों टेंशन लेते हो, आप मेरी बात को ध्यान से क्यों नहीं सुनते? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मनी मार्केट हेजिंग टेक्निक के अंदर या इस प्रोसेस में अगर मेरे को इंपोर्टर के लिए पहले समझना हो, एक्सपोर्टर का मैंने कहा ना लेक्चर 13 में बताऊंगा, तो मनी मार्केट हेजिंग प्रोसेस में अगर इंपोर्टर के लिए समझना हो तो मैं सबसे पहला काम करूंगा, ये देखूंगा कि मेरी पोजीशन क्या है। बेटे इंपोर्टर की तो नेगेटिव पोजीशन ही होती है, फिर मैं उसको कवर करने के लिए मैं आज पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट करूंगा। बेटे जिस चीज में नेगेटिव है उसी चीज में पॉजिटिव क्रिएट करूंगा, और जितनी देनी है, जैसे मुझे $1,02,000 देने हैं तो मुझे पॉजिटिव 1,02,000 बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बेटे कम बनाऊंगा, लेट इट बी $1,00,000 की ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने में $2,000 का तो मुझे सूद मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 1,02,000 हो जाएंगे। फिर मैं $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे डॉलर तो चाहिए ना बेटे, डॉलर तो चाहिए ना बेटे, मैं तो इंडिया में रहता हूँ ना बेटे, तो मैं क्या करूंगा, आज का जो भी रेट है स्पॉट रेट, उस रेट से मैं चेक कर लूंगा कि मेरे को कितने रुपए की बोरोइंग करनी है। मैंने कहा मुझे 60 लाख रुपए बोरो करने हैं। क्यों 60 लाख बोरो करने हैं? क्यों? क्योंकि मुझे $1,00,000 चाहिए। तो बेटे 60 लाख जब बोरो करने हैं तो वो किसी रेट में मिलेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है मैच्योरिटी डेट में क्या होगा, T3 में क्या होगा। बेटे एक तो ट्रांजैक्शन होगी कि मेरे को $1,02,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो रियलाइज हो जाएगी, बिल्कुल रियलाइज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, $1,02,000 जो मुझे देने थे, हाँ जो मुझे देने थे ऊपर, देखिए देने थे ना, वो मैं रीपे कर दूंगा, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। एक ट्रांजैक्शन और होगी बेटे, ये जो मैंने 60 लाख रुपए बोरो किए बेटे, मेरे को इसके ऊपर 3%, अगर मैं इंटरेस्ट रेट 12% साल का रखूं तो 3% 3 महीने का आएगा बेटे, मुझे 61,80,000 रुपए देने होंगे बेटे। अब मेच्योरिटी डेट में फॉरेन एक्सचेंज का रेट, फॉरवर्ड रेट कुछ भी हो, मुझे उसके कोई लेना देना नहीं है। उसी चक्कर के लिए तो मैंने मनी मार्केट हेजिंग की थी कि मुझे उस दिन का रिस्क खत्म हो जाए। बेटे रिस्क होता कब है, जब मुझे दो चीजें एक्सचेंज करनी हो तभी तो रिस्क होता है। जब मुझे कुछ एक्सचेंज ही नहीं करना, रुपए से डॉलर और डॉलर से रुपये में एक्सचेंज ही नहीं करना क्योंकि मुझे देना ही रुपये में है, तो बेटे फिर कहाँ पे मेरा रिस्क होगा?
यही तो पूरा नाम है बेटे, मनी मार्केट हेजिंग फॉर इंपोर्टर। एक्सपोर्टर बाद में बताऊंगा बेटे, सारे स्टेप्स बता दिए। एक बार मैं चाहता हूं कि आप स्लाइड्स लिख लें और थोड़ा सा फिर हम लिखने के बाद आगे चलेंगे मेरे बेटे। आइए आइए बेटे, मैं आप सभी को ये सब लिखवा चुका हूं, आप सीधा आ जाइए बेटे। कहाँ आना है बेटे सर? बता रहा हूँ ना बेटे, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना। कंसेप्ट नंबर 77 भी अभी 1 मिनट के बाद लिखेंगे, पहले 78 लिखिए। एक बच्चा कहता है फिर मास्टर ने बीच के कंसेप्ट छोड़ दिए। बेटे वो कंसेप्ट या तो मैं डेरिवेटिव में करूंगा, या मैंने बातों बातों में बता दी, लिखने की जरूरत नहीं थी, और या वो सीए फाइनल के हैं। आप टेंशन छोड़ दो ना, बाकी दिया गल्ला छो, दिल साफ होना चाहिए। आप बाकी की बातें छोड़ दो, जो बता रहा हूं उसमें तो ईमानदारी से 100% होके समझ लो, लिखो। कंसेप्ट नंबर 78 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे कंसेप्ट 77 जो है देखो, ये अभी नहीं लिखना, ये अगली क्लास में लिखेंगे। आज 78 कंसेप्ट लिखेंगे, प्लीज लिखना शुरू कर दें। जैसे जैसे मैंने चित्र बनाया वैसे वैसे बनाएंगे। चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी। बेटे चित्र बनाओगे तो नंबर ज्यादा आएंगे, समझ लेना। भूपेश आनंद यही कह रहा है। शुरू कर दीजिए कंसेप्ट 78, लिखिए लिखिए। बेटा स्टेप नंबर 1 लिख दिया मैंने, कहा जी मनी मार्केट हेजिंग में, मनी मार्केट हेजिंग में इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले लिखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स विल बी अडॉप्टेड। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले तो बेटा चित्र बनाना चाहिए शोइंग पोजीशन एट T0 एंड T1 ऑफ द इंपोर्टर। तो बेटे मैंने नीचे टाइमलाइन बनाई, T0 लिखा, T1 लिखा। नेगेटिव पोजीशन होती है बेटे फ्यूचर में, क्योंकि उसको पे करने होते हैं, और नेगेटिव को खत्म करने के लिए हमें आज उसकी पॉजिटिव पोजीशन बनानी चाहिए। तो मैंने डॉटेड 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 करके T0 में पॉजिटिव पोजीशन लिख दी। पॉजिटिव पोजीशन बेटे इन्वेस्ट करके ही बनती है, पॉजिटिव पोजीशन बेटे इन्वेस्ट करके ही बनती है। तो मैंने स्टेप 1 लिख दिया, आप प्लीज चेक कर ले स्टेप 1 ठीक है क्या। स्टेप 2 आराम से बेटे, मैंने जो समझाया बेटे बिल्कुल वही है, बस मैं लिखवा रहा हूं कि आपको मन में तसल्ली हो जाए कि कुछ लिखा है। लिखिए जी स्टेप 2। बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है मेरे बेटे। बेटे आपको मैंने कहा था कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, क्योंकि मुझे पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट करनी है। बेटे उतना नहीं करना जितना मुझे देना है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ कम करूंगा, क्योंकि उससे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, फिर टोटल करके उसके बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए वही तो लिखा है मैंने, P is equal to A upon 1 plus R. P is equal to principal amount to be invested in foreign currency. A is equal to amount, R is equal to rate of interest with respect to time period. तो बेटे इसके आगे भी है, स्टेप नंबर 2 तक लिख लिया गया सभी ने। स्टेप नंबर 3 मैं लिखवा दूंगा बेटे। बेटे बेटे मैं लिखवा रहा हूं स्टेप नंबर 3। स्लाइड नहीं है बेटे, कोई बात नहीं, मैं स्टेप नंबर 3 लिखवा रहा हूं। आफ्टर calculating the amount of foreign currency, the amount of foreign currency to be invested, comma, calculate the amount of domestic currency borrowings,
जैसे मैंने कहा रुपी बोरोइंग्स ऑन द basis of on the basis of on the basis of spot exchange rate on the basis of spot exchange rate। बेटे स्पॉट एक्सचेंज रेट के बेसिस पे आप ये काम करेंगे। स्टेप नंबर 3 में मैंने बता दिया कि कितना अमाउंट आपको बोरो करना है। स्टेप नंबर 4 ऑन मैच्योरिटी डेट्स। ऑन मैच्योरिटी डेट्स, बेटे मैच्योरिटी डेट्स में क्या होगा? ऑन मैच्योरिटी डेट्स दैट इज ऑन मैच्योरिटी पीरियड following transactions will occur। बेटे अगर आप पिक्चर बनाएंगे तो यकीन मानिए ज्यादा समझ आएगा। पिक्चर बनाइए, $1,02,000 देने, $1,00,000 इन्वेस्ट करने, उसके लिए मेरे को आज 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख जो भी जितना भी अमाउंट है इंडियन रुपीज में बोरो करना है। मैंने बोरो कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो मेच्योरिटी वाले दिन क्या होगा? पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी? फॉलो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर ए, रियलाइज ट्रांजैक्शन नंबर ए, रियलाइज डॉलर या फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। कुछ भी हो सकता है बेटा, फॉरेन करेंसी तो डॉलर तो इसलिए बोलते हो कि आपको समझ जल्दी आता है। डॉलर और फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स विद इंटरेस्ट। हमारी केस स्टडी में क्या था बेटे? $1,00,000 इन्वेस्ट किए थे तो $2,000 मिल रहे थे, तो टोटल $1,02,000 हो गए। तो ट्रांजैक्शन ए मैंने कर दी। रियलाइज डॉलर और फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स विद इंटरेस्ट। ट्रांजैक्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शन बी, रीपे फॉरेन करेंसी रियलाइज्ड। जो भी फॉरेन करेंसी रियलाइज हुई आपको, फॉरेन करेंसी रियलाइज्ड टू काउंटर पार्टी, जिस पार्टी को पैसे देने थे उसको आप रीपे कर दीजिए। मैंने माना कि $1,02,000 मुझे किसी अमेरिकन कंपनी को देने थे तो मैं रीपे कर दूंगा। और बेटे लास्ट की ट्रांजैक्शन, बेटे आप ध्यान से देखें, ट्रांजैक्शन ए और बी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, लिए और दिए। ट्रांजैक्शन सी मेन ये है ट्रांजैक्शन जो आउटफ्लो होगी। रीपे डोमेस्टिक करेंसी बोरोइंग्स, रीपे डोमेस्टिक करेंसी बोरोइंग्स। डोमेस्टिक की करेंसी की बोरोइंग्स को रीपे कर दीजिए विद इंटरेस्ट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना। रीपे डोमेस्टिक करेंसी बोरोइंग्स विद इंटरेस्ट, बेटे यही होगी आउटफ्लो, which is actual कैश आउटफ्लो। बेटे यही है हमारी एक्चुअल कैश आउटफ्लो। तो बेटे आराम से मैंने सारे स्टेप्स लिखवाए। अब एक कंसेप्ट और लिखना पड़ेगा, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 67। लेकिन उसको करने से पहले आपको एक बार और एक छोटा सा कंसेप्ट लिखना पड़ेगा मेरे बेटे। तो कंसेप्ट नंबर 79 एक छोटा सा लिख दें। आप 78 लिख चुके हैं, 79 लिखना है मेरे बेटे। आइए बड़ी मेहनत से बनाइए, आप प्लीज लिखिए 79। आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं लिखिए तो सही। ढीले मत बैठिए, कमर सीधी कीजिए, मन के विचार को शुद्ध कीजिए। अगर आपको बार बार यॉर्निंग आ रही है, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। अल्त गलत वल्त विचार आ रहे हैं, दीपिका के विचार बार बार आते हैं, तो आप ज्ञान मुद्रा में आइए। इनहेल, गहरा अंदर सांस लीजिए। एक्सहेल, गहरा सांस बाहर कीजिए। बेटे इससे क्या होता है, विचार किसी को भी आ सकते हैं, मुझे भी आते हैं।
तो बेटे आवन जावन से गहरे गहरे सांस जब अंदर जाए तो मानिए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी जा रही है, और जब आप एक्सहेल करें, सांस को बाहर निकाले ज्ञान मुद्रा में, तो माने कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, आलतू फालतू चीजें बाहर जा रही हैं। बस बेटे 2-3 बार ऐसा करेंगे, यकीनन से कह रहा हूं, शुद्ध विचार आने शुरू हो जाएंगे। लिखिए कंसेप्ट 79, कंपैरिजन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड मनी मार्केट हेजिंग। Comparison of forward contract and money market hedging. आपके पेपर में जनरली एग्जामिनर आपको 2 तरह के टूल्स दे देगा। जैसे मैंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट ही करूंगा, तो आपको कंपैरिजन पूछते हैं, समझ आएंगे। तो कंपैरिजन में क्या करेंगे वही लिखना है। लिखिए पॉइंट नंबर ए में, चलिए चलिए। Following are the steps being followed in comparison type of questions. Following are the steps being followed in comparison type of questions. आइए, step 1, prepare a statement showing alternative proposals. Prepare a statement showing alternative proposals. आप proposals की एक statement बनाएं। Proposal 1, to enter into forward contract. Proposal 1, to enter into forward contract. मैंने कहा 2 चीजें हैं, उनमें से डिसाइड करना कि बेस्ट कौन सा है, टीना या मीना। तो पहले लिखने प्रपोजल, टू गो विद टीना, प्रपोजल टू गो विद मीना। तो बेटा दोनों प्रपोजल देखिए, फिर दोनों के प्लस माइनस देखिए। गरम मसाला, आज मैं आपको एक छोटा सा सीन दिखाऊंगा, गरम मसाला किस तरह से अक्षय उन लड़कियों एयर होस्टेसेस को मैनेज करता है। तो प्रपोजल 1, टू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल 2, टू एंटर इनटू मनी मार्केट हेजिंग ऑपरेशंस और मनी मार्केट हेजिंग। स्टेप 1। स्टेप 2 लिखिए बेटे, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैश इनफ्लो। अभी एक्सपोर्टर तो किया नहीं, लेकिन फॉर्मेट एक ही लगेगा, तो लिख दीजिए क्या हो गया। बड़ी मेहनत से बनाई है बेटे स्लाइड्स, आप सोच भी नहीं सकते। कोई नहीं बेटे, प्यार है, प्यार में तो क्या सौदे होते, सौदा होता ही नहीं बेटे ना। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो फॉर एक्सपोर्टर एंड कैश आउटफ्लो फॉर इंपोर्टर। दोनों में फॉर्मेट एक ही लगेगा, भले हम इंपोर्टर का समझ चुके हैं, कोई बात नहीं। नीचे लिखिए, फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर्स। प्रपोजल 1, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल 2, मनी मार्केट हेजिंग कैश इनफ्लो। हम एक्सपोर्टर के लिए देखते हैं, वो मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। फिर कैश आउटफ्लो हम इंपोर्टर के लिए देखते हैं, वो भी निकाल के दिखाऊंगा। इनफ्लो को मैक्सिमाइज करते हैं और आउटफ्लो को मिनिमाइज करते हैं। एक बच्चा रट रहा है कि आउटफ्लो को मिनिमाइज करते हैं, आउटफ्लो इंपोर्टर निकालता है, उसके कान पे थप्पड़ मारूंगा क्योंकि वो लॉजिक नहीं देख रहा। इतना आसान है बेटे। प्रपोजल 3, प्रेम पत्र, प्रेम पत्र, प्रेम पत्र, प्रेम पत्र, प्रेम ईमेल, प्रेम व्हाट्सएप, प्रेम एसएमएस, रिकमेंडेशन। बेटे तालियां पता क्यों बजाता हूं कि आप नींद में होते हो, उठाता हूं आपको। उठो, उत्तिष्ठा, चलंती चलंती, खड़ा हो जाओ, चलो चलो, तभी जीत मिलेगी, तभी जीत मिलेगी, और मुझे खुशी मिलेगी जब आप जीतोगे।
The management may be advised to accept the proposal having maximum cash inflows and minimum cash outflows. आराम से बेटे, आराम से लिख लिया जी। चलिए, वो मैंने स्टेप नंबर चलिए लिखा था गलती से, चलिए मैंने लिखवाई दिया आप तो। वो 3 स्टेप्स थे ना जो आपने जो अभी लिखे हैं, मैंने हाथ से लिखवाए थे, वो यही है। स्टेप 3, after calculating the amount of investment in foreign currency, calculate how much home currency will be borrowed on the basis of spot rate, ये तो लिखवा दिया है। स्टेप 4, on maturity date following will be the transactions. transaction A, realize foreign currency investment with interest, लिखवाया था ना। transaction B, make the payment to the counterparty of foreign currency which will match, क्योंकि वो हमने पहले जुगाड़ कर दिया था कि हम उतने ही पैसे इन्वेस्ट करेंगे जो देने। ट्रांजैक्शन सी, repay home currency borrowings with interest which will be cash outflows of the importer। ठीक है बेटे, आइए आइए मेरे बेटे, मैं भूपेश आनंद आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 67 करने जा रहा हूं। 1 घंटे से बक 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 कर रहा हूं, अब उसका रिजल्ट आएगा और आप पास होंगे। आइए क्वेश्चन 67 निकालिए मेरे दोस्त। सिक्स सेवन 67। चलिए जी शुरू करते हैं। पेज नंबर 415। एन इंडियन फर्म इंपोर्ट लेदर गुड्स फ्रॉम यूएसए। तो बेटा मैं साथ साथ चित्र भी बनाऊंगा। इंडियन कंपनी है, एन इंडियन फर्म import goods from USA firm, लेदर गुड्स है बेटे। अब जान के मैंने बेटे केस स्टडी जो समझाने के लिए ली थी उसमें भी वही फिगर्स ली थी जो इस क्वेश्चन में है। ठीक, तो $1,02,000 देने हैं आफ्टर 3 months। आराम से बेटे क्वेश्चन पढ़िए। एक बच्चे ने तो बुक ही नहीं खोली, खोल लो भाई खोल लो। मैं आज की क्लास में 2 ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बट एटलीस्ट 2 तो प्यार से कर लो। एन इंडियन फर्म इंपोर्ट्स लेदर गुड्स फ्रॉम अ यूएसए फर्म। ठीक है जी, इंपोर्टर है, इंपोर्टर हैज टू पे $1,02,000 आफ्टर 3 months। The importer firm is anticipating rise in dollar rate। ये जो फर्म है इसका जो फाइनेंस मैनेजर है ये सोच रहा है, चिंता कर रहा है। और बेटे भगवान कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन को? चिंता चिता समान है। चिंता चित्ता चित्ता चिंता तता, चिंता चित्ता चित्ता चिंता तता। कौन चिंता कर रहा है? इंडियन फर्म का फाइनेंस मैनेजर, कि भाई 3 महीने के बाद रेट बहुत बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसको रिस्क है। सजेस्ट द प्लान फॉर हेजिंग। वो कहता है जी आप हेजिंग का प्लान सजेस्ट करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेजिंग। उसने प्लान भी कह दिए 2 हैं। स्पॉट रेट गिवन है जी, $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज / 45 रुपीज 10 पैसा। 3 month फॉरवर्ड रेट वो भी गिवन है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है अगर तो बेटे फॉरवर्ड रेट चाहिए होगा। इंटरेस्ट रेट भी बेटे वही लिया जो मैंने आपको केस स्टडी में बताया था, 12% रुपये के लिए और बेटे 8% डॉलर के लिए। बेटे आराम से बेटे वर्किंग नोट 1 मैंने प्रिपेयर कर दिया, आप आराम से एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कोई चिंता है ही नहीं बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको बेटे 2 प्रपोजल्स हैं, आपके पास 2 टूल्स हैं। जैसे दुर्गा माता के पास बेटे 9 भुजाओं में 9 तरह तरह के टूल्स होते हैं। तीर कमान है, भाला है, त्रिशूल है,
चक्र है, ऐसे टूल्स होते हैं माँ के पास। तो माँ सोचती है कि मैं कौन सा टूल किस राक्षस के ऊपर लगाऊं। तो बेटे फाइनेंस मैनेजर के पास यहाँ पर दो तरह की भुजाएं हैं, दो भुजाएं। एक में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और एक में मनी मार्केट हेजिंग है। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा टूल लिया जाए। तो बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हेजिंग कर सकते हैं, और दूसरा 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 मनी मार्केट हेजिंग। अब बेटे इंपोर्टर है, जहां पर कैश आउटफ्लो कम होगी, जहां पर कैश आउटफ्लो कम होगी बेटे हम उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। ये तो दुनिया जानती है बेटे। चलिए चित्र बना लिया तो थोड़ा सा शुरू करें। तो लिखते हैं जी स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग alternative proposals, statement showing alternative proposals. Proposal 1, to hedge foreign exchange risk by entering forward contract, by entering forward contract. That is proposal number 2, to hedge foreign exchange risk by entering या by money market hedging process, मनी मार्केट हेजिंग प्रोसेस। तो बेटे स्टेप 1 है, मुझे देखना है कि कौन सा बेस्ट है। तो स्टेप 1 के बाद मैं आ रहा हूं बेटे स्टेप नंबर 2। बेटे इंपोर्टर का केस है, आउटफ्लो निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं जी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो in alternative proposals। आराम से बेटे, आराम से। इन ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। बेटे फॉर्मेट तो दिया था, बस अब आपके सामने लाइव कर रहा हूं बेटे, जबकि आंसर भी दिया हुआ है। मोहब्बत है ना, प्यार है ना, होले 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 होले। बेटे हद से गुजर जाना है, प्यार करना है, हद से गुजर जाना है मेरे बेटे। आइए हद से गुजर जाएं, आइए हद से गुजर जाएं। कैश आउटफ्लो बेटे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, in case of forward contract, comma, forward rates given will be applicable, forward rates given will be applicable। जो भी फॉरवर्ड रेट्स दिए वही एप्लीकेबल है। तो बेटे लिखे हुए $1 ₹45.50, ₹45.60। मतलब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक रेट के साथ एंटर कर रहे हैं। आप तभी वो ले सकते हैं, डॉलर खरीद सकते हैं, जब डॉलर बेचने के लिए दूसरा व्यक्ति तैयार हो। तो बेटे बेटे रेलेवेंट रेट आ गया $45.60। और बेटे $1,02,000 के लिए चेक कर लीजिए। ये आ गया बेटे 46,51,200 रुपीज कैश आउटफ्लो आ गई बेटे। तो मैं लिख रहा हूं 46,51,200 रुपीज विल बी कैश आउटफ्लो
इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटे मुझे मनी मार्केट हेजिंग का बताना है, बस वहां से आउटफ्लो निकालनी है और मेरा काम खत्म। तो आइए जी वर्किंग नोट नंबर 2। मनी मार्केट हेजिंग में पहला स्टेप होता है आप उसकी पोजीशन निकाल लें, ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूं इंडियन कंपनी, इंपोर्टर, बेटे नेगेटिव पोजीशन, बेटे T3, बेटे $1,02,000, बेटे 8% पर एनम, बेटे 12% पर एनम। बेटे पहला स्टेप ये है। बेटे दूसरा आप यहां पे चेक करिए कौन सी पोजीशन है। दूसरा स्टेप है बेटे पॉजिटिव पोजीशन है। पॉजिटिव पोजीशन को क्रिएट करना है, तो मैं इसको लिखवाऊंगा। आप वर्किंग नोट 2 में लिखिए स्टेप नंबर 1, फर्स्टली प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। फर्स्टली प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट showing the nature of positions, showing the nature of positions for an importer. Position is negative. For an importer, position is negative. तो वो फ्लो चार्ट मैंने यहां बना दिया, ये बना दीजिए आप। स्टेप नंबर 2, as importer has a negative position after 3 months in USD amounting to $1,02,000. Hence, positive position in dollars has to be created by investing in dollars. स्टेप 2 के बाद मैं लिख रहा हूं बेटे स्टेप 3, for calculating the amount of investment in USD at T0, we will use the concept of simple interest. तो बेटे मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू A/1+R। ये बात पता ही है आपको, प्यार है बेटे, तीसरी बार लिखवा रहा हूं। तो $1,02,000 चाहिए, 3 महीने का सूद 2%, तो बेटे P आ जाएगा, P विल बी $1,00,000। आराम से देख लीजिए बेटे, ये भूपेश आनंद है, कोई दूसरा टीचर नहीं है जो एक बार रिपीट करने के लिए इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। नहीं बेटे, ना एटीट्यूड है, ना एरोगेंस है, ना गुस्सा है, प्यार ही प्यार है बस, और कुछ नहीं है बेटे, सिर्फ प्यार, अच्छी भावना। ठीक है बेटे। तो स्टेप नंबर 3 के बाद हम लिख रहे हैं 4, कैलकुलेट डोमेस्टिक करेंसी। अब यहां पर डोमेस्टिक करेंसी क्या है?
कैलकुलेट डोमेस्टिक करेंसी मतलब दैट इज INR borrowings, that is INR borrowings. Calculate domestic currency, that is INR borrowings required for $1 lakh on the basis of spot rate. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना। और बेटे स्पॉट रेट दिया हुआ $1 इज इक्वल टू 45.10। अब बेटे मुझे डॉलर खरीदने, मैं डॉलर तभी खरीद सकता हूं जब वो बेचने को तैयार हो। तो बेटे 45 रुपए 10 पैसे और $1 लाख, बेटे ये आएंगे 45,10,000 रुपए। चेक कर लीजिए बेटे, $1 लाख 45,10,000 के बराबर है। तो मैं बोरो कर रहा हूं 45,10,000 एट 12% पर एनम फॉर 3 months। क्योंकि बेटे इतने पैसे बोरो करूंगा तभी $1 लाख आएंगे और तभी इन्वेस्ट कर सकता हूं। बस बेटे लास्ट स्टेप है ऑन मैच्योरिटी डेट, दैट इज आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद। Following will be the transactions, following will be the transactions। बेटे ये ट्रांजैक्शंस होंगी 3 महीने के बाद। आराम से बेटे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटे। ट्रांजैक्शन नंबर ए, रियलाइज फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। बेटे जो आपने फॉरेन करेंसी $1 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी उनको रियलाइज कर दीजिए विद इंटरेस्ट, दैट इज $1,02,000, जिसमें बेटे $1 लाख तो प्रिंसिपल है और $2,000 इंटरेस्ट है, और वो कैलकुलेशन हमने पहले ही कर ली थी। ट्रांजैक्शन नंबर बी, repay $1,02,000 to USA काउंटर पार्टी, जिसको देने हैं बेटे। अब ये सारा काम T3 में हो रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होगी। एक्चुअली में ट्रांजैक्शन सी से आउटफ्लो होगा बेटे। ये तो ए और बी में तो लिए और दिए, तो यहां लिख रहा हूं जी रीपे INR borrowings with interest which will be कैश आउटफ्लो। जो बेटे हमारी कैश आउटफ्लो होगी, तो 45,10,000 प्लस 12%, 45,10,000 इंटू 3/12, बेटे ये निकाल लेंगे। आप चेक कर लें, ये आ गया बेटे 1,35,300। तो ये आ गया जी 45,10,000। ये आ गया जी 46,45,300। यही आंसर है। मेहनत किए बेटे, नीचे आंसर है फिर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि लाइव एक कैसे करते हैं। मैं ही नहीं करूंगा तो आप कैसे करेंगे? मैं आपके लिए तो एक रोल मॉडल हूं, एटलीस्ट एफएम के लिए तो हो सकता हूं। तो बेटे मैं करके दिखा रहा हूं कि प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं। तो बेटे आपकी जेब से 46,45,300 आउटफ्लो हो गए। तो बेटे यहां देख लीजिए 46,45,300। और बेटे रिकमेंडेशन है जहां पर आउटफ्लो कम होगी
तो बेटे मनी मार्केट हेजिंग में कम है, देख लीजिए। तो लिखिए स्टेप नंबर 3, रिकमेंडेशन। द मैनेजमेंट may be advised to hedge foreign exchange risk by money market hedging process, as it involves lower incidence of cash outflow। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। बेटे ये मेहनत है तब आते नंबर, ये प्रेजेंटेशन है, चेक कर लीजिए यूट्यूब या किसी फेस टू फेस में, किसी के नहीं है बेटे जो मैं करा रहा हूं। अब होमवर्क लिखने का समय आ गया। इसी क्वेश्चन को आपने घर में दोबारा करना है। लेक्चर नंबर 12 में जो कराया है इसी को दोबारा करना है, क्योंकि जब मैं लेक्चर नंबर 13 में पहुंचूंगा एक्सपोर्टर के लिए कराऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए आज ही इसको पक्का कर लेना है। और एक वीडियो देखना है छोटा सा, जो मैंने आपको बोला था, एक वीडियो देख रहे हैं 1 मिनट का, किस तरह से अक्षय मैनेज करता है अपनी गर्लफ्रेंड्स को। मैं 1 मिनट के लिए दिखाना चाह रहा हूं, देखिए। सिंगापुर वाली आ गई है। वो अभी किसी जगह खड़ा है। मैं तो सबसे हेल्प करूं। बहुत भूख लगी है, मैं देखती हूँ खाने क्या है। क्या कर रहे हैं? इसको अपने काम में लाएंगे। मैं कितनी बार कहा था मटन नहीं खाता? मीट मटन, सैम। ऐसे तो मैं जानती हूँ, फिर से क्यों बता रही हो? क्योंकि ये मसाला है, ये मटन का खाना है। अब क्या उसको बोलोगे? वो मटन भी खाता है, ये देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसे क्यों सोच रहे हैं? इसके बाद तो पूरी खाना खा चुकी है, अब मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगी। वेरी गुड आइडिया, खाना खाने के लिए बाहर ही जाना। ये खाना खाना नहीं, मैं तो वैसे बोला था कि मटन की बास आ रही है ना यहाँ पर, इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, सेहत बहुत खराब है। कैंसर भी हो सकता है। कुछ लेकर उसको बीमारी से मेरी बात बहुत अच्छी दोस्त होता है। सारे लोग सुना रहे हैं कि मैंने सही है, लेकिन कौन सा जो कब बोलना उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तुम्हें पता नहीं तेरे मिलना इतना मुश्किल है। चलो मुझे क्या शर्मा सुना, इसमें वैसे भी बोल रही हूँ तू पहले खाना खा जा, अगली बार क्या ये इस बात में वो मेरा वो क्या ना कि मेरी पसंद को जरूरत नहीं है, इसमें मोबाइल वॉच शेविंग ब्रश सब कुछ है, तो मेरा नहीं है। किसके लिए? मैं सोच रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी खूबसूरत शाम में आपके साथ डिनर पे जाना तुम्हें पसंद नहीं? अरे बाहर का खाना खा के कल आ चुकी हूँ, तुम यहाँ कैसे खा सकती हो? क्यों? मेरा मतलब मैं होटल की बात करें, अच्छी होटल में चाय पानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक अच्छे से होटल में जाना, वहाँ मोबाइल की रोशनी में खाना जाइए, नहीं जाना तो नहीं जाइए। तो साहब को बोलेगा ना तो वो नहीं होगा। एक मिनट आज वही खाना बनेगा जो भी जाएंगे, चीज खाएगी तुम? जी हाँ। बाद में मुझे किसी ने कुछ और बनाने को बोला तो? अरे और खोलेगा मोटा मोटा लेके आता उसका क्या बोलूंगा अच्छा हम तो मेरे से पूरे का ध्यान मत ले तो खसा खा नहीं होई क्या आप इतनी अंदर मेरा देखो भी क्या हो रहा है सर वो मेरे से चौके पे बैठे
बेटा ये गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट है, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। आप कर रहे हैं फॉरेक्स मैनेजमेंट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। फिर मिलते हैं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।